एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस हम 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का साइंस का। इसमें अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने और इस वाली वीडियो में 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो देखो 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है, क्यों? Why atomic size decreases as we go from left to right in modern periodic table? देखो मैंने आपको जो और भी पेपर सॉल्व कराए हैं उनमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम बोलते हैं आवर्त यानी पीरियड। तो उसमें जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो परमाणु का साइज है, एटॉमिक साइज है, वो कम होता है। हमें उसका रीज़न बताना है। तो उसका रीज़न देखो ये है, मैंने यहाँ पे लिया है जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिए हैं, सेकेंड आवर्त के एलिमेंट है, ये है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। फिर राइट की तरफ जाओगे, यहाँ पे फोर्थ पे बेरिलियम है और फिर फिफ्थ पे बोरोन है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे आपको लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। जो ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में ये रेड वाला है नाभिक है। इसी तरह फिर बोरोन में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन जो कोश की संख्या है, यानी कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेल सेम है सब में। शेल क्या है, देखो ये जहाँ पे आपको जो रेड रेड दिख रहा है ये तो है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। इसके बाहर जो सर्कल दिख रहे हैं दो आपको, ये है शेल यानी कि कोश। तो जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता, शेल उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब बढ़ेगा तो ये जो न्यूक्लियस है, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी उनके बीच में आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है दूरी घटेगी उनके बीच ही। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली आएगा नाभिक की तरफ, ज़्यादा स्ट्रांगली आएगा तो उसका साइज घटेगा परमाणु का। तो यही रीज़न है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है क्योंकि तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तत्वों का तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कोश की संख्या सेम रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक और नाभिक का जो केंद्र है और कोश है उनके बीच की दूरी कम होगी, यानी कि परमाणु का आकार कम होगा। On moving from left to right in the modern periodic table, the atomic size decreases as the atomic number of the element increases. As a result, the number of protons in the nucleus and the number of electrons in the outermost shell increases, but the shell remains number of shell remains the same. तो शेल का नंबर सेम रहता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का घटता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा और शेल का नंबर सेम रहेगा, जिससे अट्रैक्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वो इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे डिस्टेंस न्यूक्लियस की और जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, जब उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है वो कम होगी, दैट मीन्स एटॉमिक साइज कम होगा। यहाँ पे ये वाली लाइन गलती से लिखी गई है, मिस टाइप हो गया, ड्यू टू विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। ये कुछ नहीं है, इसको कट कर दो, ये गलती से आ गई। और यहाँ पे ये है न्यूक्लियस नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट इज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ऐसे होगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसी में 11th क्वेश्चन में ही ऑप्शन में है, अथवा करके दे रखा है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है, क्यों? व्हाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन इन पीरियोडिक टेबल। देखो हाइड्रोजन को जो पोजीशन दे रखी है फर्स्ट है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो ये यानी कि फर्स्ट में है। और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में यानी जो वर्टिकल लाइन होती है, टॉप से बॉटम की लाइन है, उसमें हाइड्रोजन से नीचे लिथियम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे है। और अगर आप उसको पीरियड में देखोगे तो वो फर्स्ट पीरियड में आता है। जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। तो अब क्या है, जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर बहुत सारी बहस है कि ये इसकी जो पोजीशन है वो सही क्या होनी चाहिए। तो देखो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातुओं यानी जो समूह 1 ग्रुप 1 की धातुएं हैं उनकी तरह व्यवहार करता है। दूसरी ओर हेलोजन कहते हैं समूह 17 के तत्वों को, उनकी तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु कणों के रूप में पाई जाती है।
तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उनसे भी सिमिलैरिटी शो करता है और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनसे भी सिमिलैरिटी शो करता है। इसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन के बाद? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और ग्रुप 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको हैलोजन बोलते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को। The position of hydrogen is uncertain in the periodic table because hydrogen behave as alkali metal group 1 as well as halogens group 17। यानी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करती है। अल्कली मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, और ये हैलोजेंस की तरह भी बिहेव करती है। हैलोजेंस बोलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। Due to hydrogen's diatomic behavior, the position of hydrogen is uncertain in the periodic table। इसका डायटोमिक बिहेवियर है। डायटोमिक बिहेवियर का मतलब है कि इसके दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखा होगा आपने कि भी हाइड्रोजन गैस होती है H2 के फॉर्म में होती है, तो H2 है उसको डायटोमिक बोलते हैं। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन था। इसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दो रिएक्शन दे रखी हैं। एक है CuO + H2 जिसमें बन रहा है Cu + H2O। सेकेंड रिएक्शन है MnO2 + 4HCl, इसमें बन रहा है MnCl2 2H2O, यानी वाटर है और Cl2 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस का, किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें कॉपर यहाँ पे CuO है और यहाँ से किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में देखो Cu में चेंज हो रहा है। तो कॉपर CuO है, यानी कि जो कॉपर है CuO में वो Cu में चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, रिमूव हो रही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है ना, तो इसलिए रिडक्शन होगा। यानी रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। तो अपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है? कॉपर है, CuO है। ठीक है, CuO बोलोगे, CuO है जो रिड्यूस हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे सेकंड क्या है? H2 है रिएक्टेंट में, अभिकारक में। ये प्रोडक्ट में देखो आगे H2O में चेंज हो रही है, यानी H2 के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना। H2O में जा रहा है, यानी कि एडिशन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत होने वाला यानी उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है? H2 है। CuO हो रहा है रिड्यूस, यानी कि अपचयित, और H2 हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी कि उपचयित। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन, जो इसमें देखो MnO2, रिएक्टेंट में MnO2 है और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? ये MnCl2 बन रहा है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है ना इसमें से, तो ऑक्सीजन निकल रही है तो ऑक्सीजन का फिर से लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन के लॉस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी अपचयन। दैट मीन्स इस वाले रिएक्शन में MnO2 जो पदार्थ है वो अपचयित हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। फिर है यहाँ पे HCl यहाँ से चेंज होकर किस में जा रहा है? H2O में जा रहा है, यानी हाइड्रोजन से क्लोरीन निकल के ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसमें। तो HCl H2O में जा रहा है, यानी एडिशन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वृद्धि है, इसलिए उसको बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे HCl, यानी कि उसका उपचयन हो रहा है। तो उपचयित होने वाला पदार्थ HCl है इस रिएक्शन में, और अपचयित होने वाला पदार्थ MnO2 है। आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम अपना 13th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 13th क्वेश्चन में, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? कारण बताइए। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? जब सनराइज होता है और सनसेट भी होता है उस टाइम पे हमें सन कैसा दिखता है? रेड रेड कलर का दिखता है ना। तो उसका रीज़न बताना है। देखो क्या है, जो सनलाइट है वो जब हमारी आँखों तक आती है, उसको हमारे आँखों तक आने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब दोपहर के टाइम पे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक, उस टाइम पे उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में। देखो जैसे यहाँ पे ये सन है बिल्कुल ठीक ऊपर है, जब ये आएगा यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, देखो हमने पहले भी पढ़ा है ये कि सनलाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। उसमें जो वॉयलेट कलर की लाइट होती है, यानी कि ब्लू कलर वाली जो लाइट होती है, उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तरंगदैर्ध्य कम जिसकी होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होता है, और जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो जब क्या होता है, जब सूरज बिल्कुल ठीक ऊपर होता है उस टाइम पे तो उनको थोड़ी दूरी तय करके आनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, सारे जितने भी रंग हैं ना
प्रकाश के अंदर उन सबका परिकिरण होता है बराबर, तो उस टाइम पे तो वो लाइट वाइट दिखती है, इसलिए सूरज उस टाइम पे वाइट दिखता है। लेकिन क्या होता है, जब सूरज यहाँ पे होता है, क्षितिज के पास होता है सुबह में और शाम में, तो इसको वायुमंडल में हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जो वो प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्ध्य कम है, जैसे नीला प्रकाश हो गया, तो उनका परिकिरण हो जाता है इतनी दूरी तक आते आते। तो हमारी आंख तक सिर्फ वही प्रकाश पहुंचता है जिसका परिकिरण कम होता है, यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। तो रेड कलर की लाइट ही हम तक पहुँच पाती है सुबह में और शाम में, इसलिए सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम जो सन होता है वो रेड कलर का दिखता है। ओके, यही लिखा है इस आंसर में भी। सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्योदय के समय यानी अर्ली मॉर्निंग में उसे ज़्यादा दूर चलना पड़ता है, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस यात्रा में जो छोटी तरंगदैर्ध्य है प्रकाश की, उनका परिकिरण हो जाता है और केवल लंबी तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण ही हमारी आंखों तक पहुँच पाती है। क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य, जैसे मैंने आपको भी बताया, नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य लंबी होती है, इसलिए सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही परिकिरण के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। During sunrise, the light rays coming from the sun have to travel a greater distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. Sunrise के टाइम पे जो लाइट रेज हैं सन से आने वाली, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर में हमारी आइज तक पहुंचने के लिए। In this journey, the shorter wavelengths of lights are scattered out and only longer wavelengths are able to reach our eyes. जो लाइट है, जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है, कम है, वो स्कैटर हो जाती हैं और जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ है वही हमारी आंख तक पहुंच पाती हैं। क्योंकि ब्लू कलर की शॉर्टर वेवलेंथ होती है, सबसे कम होती है, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सिर्फ रेड कलर ही स्कैटरिंग के बावजूद भी हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसी वजह से जो सन है वो रेडिश अपीयर होता है मॉर्निंग में। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। रेनबो कैसे बनता है ये शो करना है। देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने ये देखा था, जब सनलाइट को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो जो सनलाइट होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है ना। इसी तरह से जो वो होती हैं रेन की ड्रॉप्स होती हैं, ड्रॉपलेट होती हैं, वो बिल्कुल उसके लिए सनलाइट के लिए प्रिज्म की तरह ही बिहेव करती हैं। तो जिस तरीके से हमें प्रिज्म से पास कराने के बाद हमें वो दिखता है, 7 कलर्स दिखते हैं, नहीं रेनबो दिखता है, इसी तरीके से जब वो प्रिज्म, जो बारिश की बूंद है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, तो वहाँ पे भी हमें रेनबो दिखता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी बारिश के बाद दिखता है। और कैसा दिखता है? नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, बारिश के बाद ही दिखता है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ये क्या करती हैं? देखो, जो जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो सूर्य के प्रकाश को डिस्पर्स कर देती हैं। डिस्पर्जन या परिक्षेपण का मतलब एक तरीके से वो उसको फैला देती हैं प्रकाश को। तो इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, जिस तरफ सूरज होता है उसकी दूसरी दिशा में बनेगा। ये जल की सूक्ष्म बूंदें, जल की जो छोटी छोटी बूंदें वो प्रिज्म की तरह काम करेंगी और ये क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश उन पर आपतित होता है तो वो उसको अपवर्तित करती हैं और विक्षेपित कर देती हैं। देखो, ये सनलाइट यहाँ पे आएगी, इससे बूंद से टकराएगी और ये जब अंदर जाएगी इस बूंद में तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती है, कंप्लीट, ये वापस से पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के परिक्षेपण और इस आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जो विभिन्न रंग हैं, अलग अलग रंग हैं, वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमें रेनबो दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. रेन के बाद स्काई में आसमान में दिखने वाला एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है रेनबो। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी, वो क्या करती हैं? सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं। रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं, जिससे मैंने अभी आपको बताया भी है। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। वो क्या करती है? जो सनलाइट उन पे इंसिडेंट होती है, आके टकराती है, उसको रिफ्रेक्ट करती है। रिफ्रेक्ट का मतलब होता है जब सनलाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और उसको डिस्पर्स करती हैं, फिर उसको वो इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन कर देती हैं वो उसका।
वापस आ जाती है सारी सनलाइट, और इस तरीके से जो डिस्पर्सन होता है लाइट को, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारी आइज़ तक पहुंचते हैं और हमें रेनबो दिखाई देता है। इस तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन होती है स्काई में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद है 14th क्वेश्चन। 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। देखो 100 जूल इसमें हीट दे रखी है और हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम दे रखा है, हमको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तो आप फॉर्मूला देखो रट तो सकते नहीं हो। बेहतर यही है कि आप समझो कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है। तो हमें करंट के और हीट के बीच में, यानी कि विद्युत धारा के और ऊष्मा के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो जो शक्ति होती है, पावर होती है किसी भी प्रतिरोध की, इसका फॉर्मूला होता है P = V Q/T। और भी रिलेशन होते हैं पावर का, P = VI भी होता है। तो जो I होता है, I ही तो हमारा क्या होता है, Q/T है ना। पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो I = Q/T तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। तो ये जो P = VI है, यहाँ पे I की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q/T। तो हमारा फॉर्मूला तभी तो V × Q/T बन जाता है, ये वाला है ना। उसके बाद जो हीट है, देखो ऊष्मा दे रखी है, हीट का क्या होता है फॉर्मूला, P × T, यानी कि पावर × टाइम। और अभी हमने देखा यहाँ पे हम P की जगह क्या रख सकते हैं, VI रख सकते हैं, क्योंकि हमें हीट के और I के बीच में, यानी विद्युत धारा के और ऊष्मा के बीच में रिलेशन निकालना है ना। तो P की जगह हमने यहाँ पे VI रख दिया। तो ये हो गया यहाँ से H = V × I × T। अब V क्या होता है हमारा, IR होता है, I × R, यानी कि विद्युत धारा गुना प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करंट × रेजिस्टेंस। हम क्यों रख रहे हैं आई आर, इसमें आई क्यों रख रहे हैं, आर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो हमने क्या लिख दिया, वी की जगह आई आर लिख दिया। फॉर्मूला हमारा हो गया H = I × R × I × T। 2 बार आई आ गया तो I² हो जाएगा, I² × RT। हमें क्या चाहिए, करंट निकालना है। तो I² को इधर रखो, RT कहाँ जाएगा, H के साथ चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ना ये H/RT होगा, RT/H नहीं होगा। पता नहीं क्यों इतनी मिस टाइपिंग हो गई इस वाली वीडियो में। तो I² = H/RT होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे। देखो अगर तुम्हें पता होगा ये कि लेफ्ट हैंड साइड या कोई सी भी साइड जब हमें स्क्वायर हटाना होता है, दूसरी साइड हम अंडर रूट लगा देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं। तो आई का स्क्वायर हटा के इधर क्या आएगा, एच का भी अंडर रूट हो जाएगा और आर टी का भी अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है, H/RT। ठीक है, अब देखो H क्या है, 100 जूल, तो H की जगह 100 रखेंगे। R क्या है, 4 ओम है, R की जगह 4 रखेंगे। पर सेकेंड बोल रखा, ईच सेकेंड, तो टाइम कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। अब √100 का मतलब क्या है, 100 किसका रूट होता है, 10 का होता है, तो √100 का मतलब 10 हो जाएगा। 4 किसका रूट होता है, 2, 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो ये 10 जूल/2 ओम आ जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। और करंट ही इसमें निकालना था। देखो इसमें आपको या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो करंट है मतलब विद्युत धारा और ऊष्मा प्रतिरोध इनके बीच में रिलेशन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, I = √H/√RT। या फिर आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सब पता होगा कि किस तरह से आप इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। आप हीट से, आपको हीट दे रखी और रेजिस्टेंस दे रखा, आप कैसे करंट निकाल सकते हो। एक बार वापस से देखना इस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद है 15th क्वेश्चन। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, व्हाट हैपन्स व्हेन गिव केमिकल इक्वेशंस ओनली। 2 केस दे रखे हैं, उन केस में आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। फर्स्ट है, दानेदार जिंक के टुकड़ों को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। जिंक ग्रैन्यूल्स इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो तो जब जिंक है, जिंक क्या होता है, एक मेटल है, जिंक को हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, इसके साथ जब हम हीट करते हैं तो इससे बनता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO3, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। ये मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब तो आपको बैलेंस करनी आ गई होगी, इतने सारे अब तक 15 तक के पेपर में सिखाई है।
ठीक है। सेकेंड है जो केस है, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 443 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। एथेनॉल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस में लेना है एट 443 केल्विन। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है। जब दो कार्बन होते हैं, एथ का मतलब क्या है, दो कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं। और सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं तो इन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो आइन यूज़ करते हैं। तो एथेन बन रहा है ना, एथेन का मतलब है कि दो कार्बन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद ऑल, एथेनॉल, ऑल का मतलब होता है OH। तो फॉर्मूला हो जाएगा एथेनॉल का CH3CH2OH। इसको हीट करना कि इसके साथ कंसनट्रेटेड यानी शांत H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे। इसको जब हीट करते हैं तो इससे एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल को जब हीट करेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पे तो एथीन बनती है और H2O अलग हो जाता है। ये 15 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में से आगे के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।